हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेल कॉलेमन साइकिल, रिवर्स ब्रेडन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है या ब्रेडन साइकिल है या जो वेल कॉलेमन साइकिल है या रिवर्स जूल साइकिल है, ये किस तरह से वर्क करती है और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दिस साइकिल वर्क ऑन रिवर्स ब्रेडन साइकिल। जो हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहे हैं वो रिवर्स ब्रेडन साइकिल पे काम करती है, या इसकी जगह हम बेल कॉलेमन या हम इसकी जगह रिवर्स जूल साइकिल भी लिख सकते हैं। तो दिस साइकिल वर्क ऑन रिवर्स ब्रेडन साइकिल। दिस साइकिल इज used in aircraft refrigeration system because of its low weight per ton of refrigeration and air is used as a refrigerant। आप देख रहे हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है वो एयरक्राफ्ट में यूज़ करी जाती है। एयरक्राफ्ट में इसका बहुत यूज़ होता है, पर क्यों यूज़ होता है तो इसका कारण जो है लिखा है, देखो, बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। क्योंकि जो एयर होता है, एयर का जो रेफ्रिजरिंग इफेक्ट है, 1 टन रेफ्रिजरिंग इफेक्ट जो जनरेट करेगी एयर, उसके लिए इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर हम इसकी जगह कोई लिक्विड यूज़ कराते हैं तो उसका जो 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने के लिए उसका जो वेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए हम जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। और आगे समझते हैं। देखिए, अगर हम एयर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसकी सीओपी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं सीओपी होता क्या है। सीओपी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, वैसे तो हम इसको एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, ज़्यादातर हम इसको एफिशिएंसी के भी नाम से जानते हैं, पर हम जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो 1 या 100% से ज़्यादा नहीं होती है। पर जो सीओपी निकल के आती है वो होती है हमारी 1 से अधिक या 100% से अधिक। इसलिए इसको एफिशिएंसी ना कहकर इसको हम सीओपी कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए क्या लिखा, द सीओपी ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज लो because refrigeration effect is obtained due to सेंसिबल हीट ट्रांसफर ओनली। हम देख रहे हैं कि इसमें जो सीओपी होती है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो कम होती है अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो अपना फेस चेंज नहीं कर पाती, यानी कि जब इसको हम हीट देते हैं तो ये केवल सेंसिबल हीट ही ऑब्टेन करती है और उसी के कारण ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करती है। जबकि कोई अदर लिक्विड जो होते हैं, जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो अपना फेस चेंज करते हैं, तो उसमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों के कारण रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होता है। तो इसलिए उनकी जो सीओपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो सीओपी होती है वो कम होती है। अब हम बात करते हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो मेन इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें एक इस तरह से हम एक कूलर बना देते हैं। इसमें एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का साइन इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेंडर लगा होता है। यहाँ पर आपका हीटर लगा होता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, और ये इससे यहाँ पर जुड़ा होता है। हम इसको नंबर देते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये जो है कंप्रेसर वर्क कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक कूलर वर्क कर रहा है, और इसमें कहाँ एक्सपेंडर और कहाँ पर हीटर काम करता है। तो हमने यहाँ पर नंबर दे दिया, हमने कहा यहाँ पे ये है, इस तरह से साइकिल चलेगी तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर नाम दे दिया हमने ये 3 हो गया, और यहाँ पर इस तरह से ये 4 हो गया। हम देखते हैं कि इसमें जो 1 से 2 में लगा दिया हमने, ये कंप्रेसर है, इसको कंप्रेसर लिख देते हैं। ये हमारा कूलर, कूलर को हम कंडेंसर भी कह सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंडर कहलाता है, एक्सपेंडर हो गया। अब देख रहे हैं इसमें जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उसमें बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 होते हैं। कंप्रेसर होता है, कूलर होता है,
एक्सपेंडर होता है और हीटर होता है। अब देखना ये चारों जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 प्रोसेस पे वर्क करते हैं। 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उनको भी समझते हैं। देखिए 1 से जो 2 होता है इसमें, वो होता है इसमें आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए 1 से 2 यानी कि जो इसमें हीटर से जो गैस आती, जो गैस यानी एयर जो आती है वो कंप्रेसर में जाती है, और कंप्रेसर क्या करता है उसको कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड करने से जो गैस रहती है उसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन होता है, यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सिस्टम के बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो सिस्टम के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर देखिए 1 से 2 हो गया, इसके बाद बात करते हैं हम 2 से 3। 2 से 3 क्या होता है, कूलिंग करी जाती है। यहाँ पर कूलर लगा है तो इसको भी क्या कहते हैं हम, जो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। ठीक, कूलिंग करेंगे, हम जानते हैं जब कूलिंग करी जाता है किसी चीज़ को, कूलिंग किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से हीट को बाहर निकालना, यानी कि हीट का रिजेक्शन। ठीक, इसके बाद होता है 3 से 4, देख रहे हैं 3 से 4 क्या लगा है, एक्सपेंडर होता है। एक्सपेंडर में भी आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन कराया जाता है गैसों का, यानी एयर का एक्सपेंशन होता है इसमें। तो देख रहे हैं आपने 1 से 2 देख लिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 2 से 3 जो होता है इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन होता है। 3 से 4 जो होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहलाता है। अब आता है हमारा 4 से 1। 4 से 1, 4 से 1 भी कांस्टेंट प्रेशर पर इसमें हीट एडिशन की जाती है। हीटर है, हीटर क्या करता है, किसी चीज़ को गर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एयर होती है वो क्या करती है, हीटर के अंदर होती है। यहाँ से एयर आती है, फोर यहाँ आई हीटर के अंदर। हीटर के अंदर एयर को क्या करा जाता है, हीटअप किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद उसको भेजा जाता है कंप्रेसर में, जहाँ पर इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर कम हो जाए पर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए इसको कूल करते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखा हमने 2 से 3 पर, और इसको हमने कंडेंसर या कूलर में इसको करते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद इसका जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहता है, पर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। फिर इसके बाद 3 से 4 देख रहे हैं, इसमें हम कराते हैं एक्सपेंशन। ये होता है आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो बाहर का है वो सिस्टम के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता है तो ये नंबर 4 जो दिख रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है एयर का वो मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मिनिमम हो जाता है और वो पहुँचता है हीटर के अंदर। तो इसको नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट में जो भी हमारा ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है, तो ये हीटर मतलब है वो स्पेस जहाँ पर किसी चीज़ को रखा जाना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को रखा जाना है, या फिर ह्यूमन बॉडी यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उनके टेम्परेचर से जो एयर है वो क्या होती है, हीटअप हो जाती है। उसको फिर से कंप्रेसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर उसको क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर देता है। फिर यहाँ पर उसको कूल किया जाता है। कूलिंग करने पर उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा जाता है और टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। फिर कराया जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, एक एक्सपेंशन डिवाइस होती है, या इसको एक्सपेंशन बाल्ब भी कहते हैं। एक्सपेंशन बाल्ब जो होता है, यानी एक्सपेंशन जो कराते हैं हम, वो किसी छोटे से बारीक होल से या छेद से हम क्या करते हैं, इस एयर को पास कराते हैं, जिससे एयर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। और नंबर 4 पर यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, और फिर से ये पहुँचती है वहाँ पर जहाँ पर ह्यूमन बॉडीज़ हैं, या पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं जो कि गर्म है, और उनकी हीट पाकर ये फिर से गर्म हो जाता है, और फिर से इस तरह से ये साइकिल पूरी चलती रहती है। अब इसके लिए हम इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी ग्राफ को भी समझते हैं। हम बनाते हैं इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ये हमारी वॉल्यूम लाइन कहलाएगी, ये हमारी प्रेशर लाइन कहलाएगी। इस लाइन में इधर को बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस लाइन में ऊपर को जाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की। और कंप्रेशन जो होता है वो कंप्रेसर में होता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम इसको लाइन से समझाते हैं। देखिए आइसेंट्रोपिक लाइन जो है इस तरह से बनाई जाती है, ये आइसेंट्रोपिक लाइन हो गई।
आइसेंट्रोपिक लाइन में हम देख रहे हैं कि 1 से 2 में क्या कराते हैं, इसको कंप्रेस कराते हैं। तो देखिए 1 से 2 में जब देखते हैं इसको कंप्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो इसका प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। अभी देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ये है V1 है, अब ये यहाँ पर इस पे पॉइंट पे आ गया और ये घटकर V2 हो जाता है। और यहाँ पर इसका प्रेशर भी देखिए कि यहाँ पर अभी इसका प्रेशर P1 है, परंतु जब इसको हम कंप्रेशन करते हैं तो इसका प्रेशर यहाँ पर P2 हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 2 जो होता है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाता है, जिसमें इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, 2 से 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कहलाता है, यानी कूलर में हमें हीट का रिजेक्शन कराना होता है। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पर हम क्या कराते हैं, कूलर में हीट का रिजेक्शन कराते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम जानते हैं 2 से 3, तो 2 से 3 के लिए ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनेगी, जिसमें प्रेशर क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, परंतु ये वॉल्यूम जो होता है वो कूलिंग करने पर इसका वॉल्यूम घट जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें 3 से 4 जो होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहलाता है। फिर से इसको एक्सपेंशन कराते हैं और एक्सपेंशन जब इसको कराया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और इसका जो प्रेशर है वो घट जाता है। और इस तरह से देखिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर से इस तरह से लाइन जाती है ये, तो ये 3 से 4, और इस तरह से इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम फिर से इसके कंपैरिजन में जो है 3 ये 4 जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से ये 1 से 2 ये कंप्रेशन हो गया, 2 से 3 जो है हमारा कूलिंग हो गई, और 3 से जो 4 है वो एक्सपेंशन हो गया, और 4 से 1 जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन इस तरह से करा देते हैं। और इनके जो देखें 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है और 4 से 1, इस तरह से ये पूरी साइकिल बनती है जो कहलाती है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एंट्रोपी लाइन कहलाती है और ये हमारी टेम्परेचर लाइन। इस टेम्परेचर लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एंट्रोपी लाइन में राइट हैंड की तरफ जाने पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम इसका TS ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 से 2 पर क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस्ड करते हैं कंप्रेसर में 1 से 2। तो एयर को जो कंप्रेस्ड किया जाता है वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन किया जाता है। तो इसमें जो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं, परंतु जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज नहीं होती, वो रहती है कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए हम इस पर जो लाइन बनाएंगे वो इस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्रेट बनाएंगे। और यहाँ पे 1 से 2 देख रहे हैं, इसमें 1 से 2 पर जाते हैं तो यहाँ से ऊपर की ओर जाने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं अपन। यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर जाने पर टेम्परेचर T2 हो गया है। अब देखते हैं इसमें जो 2 से 3 बात करते हैं, ये कूलर लगा है, इसको कंडेंसर भी कहते हैं। इसमें जो कंप्रेशन के बाद जो एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा कम किया जाता है, तो उसके लिए इसमें कूलर में इसको भेजा जाता है, जहाँ पर इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का रिजेक्शन करते हैं। TS ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट लाइन को कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन TS ग्राफ में दोनों एक जैसी ही बनती हैं, पर इसमें अंतर ये होता है कि जो प्रेशर लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल से कम एंगल पर इंक्लाइंड रहती है, जबकि जो वॉल्यूम लाइन है वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा एंगल पर इंक्लाइंड होती है। तो इसमें हम बनाते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन को बनाएंगे इस तरह से, ये बन गई कांस्टेंट प्रेशर लाइन 1 से 2, 2 से 3। अब देखते हैं इसमें 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब कराते हैं तो इसको बाल्ब से क्या कराते हैं, इसको एक्सपेंशन कराते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर और ज़्यादा घट जाता है और सिस्टम का जो टेम्परेचर है और नीचे आ जाता है। अब इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर इसमें कराते हैं हीट का एडिशन। जब हीट का एडिशन कराते हैं तो फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस तरह से। तो ये 1 2 3 ये हो गया 4। तो आपको समझ में आया होगा TS ग्राफ में पूरे सिस्टम से किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 2 जो होता है वो कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है, परंतु इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर 2 से 3 देखते हैं, ये कंडेंसर या कूलर कहलाता है, जिसमें एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको हमें कुछ
कम करना होता है, इसको कंडेंसेशन कराना पड़ता है। कंडेंसेशन के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कुछ कम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 3 से 4 में जो है इसका एक्सपेंशन कराते हैं। एक्सपेंशन में देखते हैं आप इसका जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा गिर जाता है और वो पहुँच जाता है नंबर 4 पर। अब इसके बाद क्या कराते हैं, यहाँ पे इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन कराते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता जाता है और यही साइकिल लगातार वर्क करती रहती है। तो आपको समझ में आया होगा इसका टीएस ग्राफ। अब सीओपी को समझते हैं। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें जो सीओपी होती है 1/RP की होल पावर गामा -1 गामा -1। इस तरह से ये इसकी सीओपी का फॉर्मूला कहलाता है। इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, T2/T1 इक्वल P2/P1 की होल पावर गामा -1 गामा इक्वल टू V1/V2 की होल पावर गामा -1। तो देख रहे हैं आरपी जो होता है वो प्रेशर रेशियो होता है, यानी P2/P1, और P2/P1 को हम T2/T1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी सीओपी जो हो जाती है 1/T2 T1 -1। तो इस तरह से ये दोनों सीओपी के फॉर्मूले कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।